महंगाई एक अहम मुद्दा है सरकार के लिए क्योंकि जिस तरह के चुनाव हैं, बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर सेंटर का चुनाव होना है, इसलिए सरकार का पूरा फोकस महंगाई कम करने पे है। और जिस तरह की तरह की चीज़ें, चाहे वो सब्जियों की महंगाई हो, खाने पीने की महंगाई हो, धीरे धीरे बढ़ने फिर से शुरू हो चुकी है। सबसे पहले दालों की महंगाई, अब टमाटर की आप महंगाई देख रहे हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा है खाने के तेल को लेकर की, क्योंकि खाने के तेल में हाल के दिनों में जिस तरह की नरमी देखने को मिली थी, पिछले एक साल में 30 से 50% तक की गिरावट आई थी, लेकिन यहां पर भी अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो गई है। क्या आने वाले समय में इसकी महंगाई भी झेलनी पड़ेगी? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी मेहता साहब। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आज कई सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खाने के तेल के प्राइसेस को लेकर। जबरदस्त गिरावट आई। एक समय ऐसा था पिछले साल अप्रैल मई के दौरान जब रूस यूक्रेन वॉर हुआ था कि कितनी महंगाई कब थमेगी, लेकिन उसके बाद से लगातार दाम गिरे और काफ़ी गिरावट आ गई। और इतनी गिरावट आ गई कि सोयाबीन और मस्टर्ड के भाव एमएसपी के नीचे आ गए। अब किसान भी परेशान है, सरकार की भी लगातार कोशिश हो रही है कि महंगाई भी कंट्रोल करे और किसानों को भी खुश रखे। क्या लग रहा है चतुर्वेदी जी? सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगा, क्या खाने के तेल के दाम यहाँ से बढ़ेंगे या और गिरने वाले हैं? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, हिंदुस्तान में या क्या दुनिया भर में इतनी ज़्यादा मंदी आ गई थी कि इस लेवल से बाज़ारों का नीचे ज़्यादा जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। और अभी देखिए, पिछले लास्ट वीक में यूएसडीए ने डिक्लेयर कर दिया कि सोयाबीन का रकबा यूएसए में 4.6 मिलियन हेक्टेयर्स कम होगा, यानी कि 46 लाख हेक्टेयर कम होगा। तो उसने जो सिग्नल दिया है बाज़ारों को, तो उससे बाज़ार काफ़ी तेज़ हो गया। आप देखिए, सबसे पहले तो सोया में काफ़ी तेज़ी आई है। मैं समझता हूँ पिछले 3-4 दिनों में ऑलमोस्ट $100 की तेज़ी आ गई है। सोयाबीन की देखा देखी पाम में भी तेज़ी आई है। पाम भी जो नीचे में, मतलब समझ लीजिए हिंदुस्तान पहुँच के $900 के अंदर चला गया था, वो आज CNF इंडिया 950 का लेवल हो गया है। सनफ्लावर भी मजबूत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाज़ारों को ऊपर की तरफ धीरे धीरे ले जा रही हैं। और जो एल नीनो की बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स को फर्म करने के लिए। पर मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इस मुद्दे पे। हिंदुस्तान में मस्टर्ड आज की तारीख में MSP के नीचे बिक रहा है। और मेरा ये मानना है कि NAFED ने भी आज की तारीख में 10 से 12 लाख टन अब तक प्रोक्योरमेंट कर लिया होगा MSP पे। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि 65 से 70 लाख टन मस्टर्ड आज भी क्रश्ड नहीं है। किसान बेच नहीं रहा क्योंकि तेल के दाम इतने नीचे हो गए थे कि उसको जो उसकी आमना थी वो नहीं मिल रही थी। तो वो आज अगर इसको अपने तेल में इसको ट्रांसलेट करें तो समथिंग लाइक 14 लाख टन तेल हो जाता है, ये इतना। और दूसरा एक और मुद्दा है कि जो स्टीयरिन है, जो पाम ऑयल की जब रिफाइनिंग होती है तो उसमें स्टीयरिन बनता है। स्टीयरिन का डाइवर्जन आज की तारीख में हिंदुस्तान में बायोडीज़ल में होने लग गया है। मुझे ये नहीं समझ में आता खाने का आइटम को बायोडीज़ल में क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग पाम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको डाइवर्ट कर रहे हैं बायोडीज़ल में। ये कहीं से कहीं तक मेरे को औचित नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में थोड़ी बाज़ारों को गरम रख सकती हैं। जो इतने दिन हम लोगों ने बाज़ारों को नीचे देखा है, तो शायद आने वाले दिन बाज़ार। और यही एक मुद्दा था जो आपने उठाया था, यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई थी और सोयाबीन के दाम जो पिछले एक महीने में, 2 हफ्ते में कहे जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो चिंताजनक बात है। और वो हालांकि सरकार के लिए अभी भी एक ग्रीन एरिया, जो महंगाई को लेकर चिंता नहीं है, वो एडिबल ऑयल का ही मार्केट है, लेकिन अभी भी कई सारी चिंताएं हैं। एक तो आपने कहा जो बायोडीजल पे जो फोकस सरकार का बढ़ रहा है, आपके पास और भी दुनिया भर के विकल्प है जहां पर आपके ग्रेन जहां पर खराब हो रहे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी आप शुगर में एथनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ा ही रहे हैं। तो अगर आपको खाने के तेल को सुरक्षित रखना है, यहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ानी, तो इस पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। मेहता साहब, आप भी दुनिया भर में घूमते हैं, क्या लग रहा है किस तरह का सिनेरियो, और जो लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, तो वो लोग क्या सेंस दे रहे हैं? आने वाला समय महंगाई के लिहाज से खाने के तेल के लिए कैसा रहने वाला है?
देखिए, पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो आज से 3-4 साल पहले 80 रुपये 90 रुपये का तेल मिलता था, अभी वी हैव टू एक्सेप्ट कि 100 से 125 के रुपये में किलो मिलने वाला है। वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप किसान को सही दाम देना होगा। एक तरफ आप चाहते कि किसान को अच्छे प्राइस मिले, दूसरे तो आप कंज्यूमर का भी सोच रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तो ये था। जहाँ तक वर्ल्ड का सवाल है, सप्लाई ठीक है, सप्लाई ठीक है, मगर क्रसिंग नहीं हो रहा है। जैसे आज जहाँ एकरेज घट रहा है, आगे का मैं देख रहा हूँ, जैसे अतुल जी ने बताया कि एकरेज कम हो रहा है, उसकी भी इम्पैक्ट, सेंटीमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी आई है। इंडिया में देखो, आज मस्टर्ड ऐसे ही पड़ा है, सोयाबीन ऐसे पड़ा है, और अभी सोइंग चालू हुआ है। सोइंग में इसकी इम्पैक्ट ये आएगी डायरेक्टली कि एकरेज कम होगा, चाहे वो सोयाबीन लीजिए चाहे मस्टर्ड लीजिए, क्योंकि किसान को सही दाम नहीं मिल रहा है। नहीं तो क्या होता, अपने पास आज जो भी 70-80 लैक्स जो बोल रहे हैं इतना पड़ा है, उसका मतलब आज 40% तेल है मस्टर्ड में, तो 30-32 लाख टन तेल है आपके पास खुद का। सोयाबीन पड़ा है, अगर वो क्रश होना, रेगुलर क्रश होना जाए तो आपको ऑटोमेटिक अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्राइस चेक में रहेगी। जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये साल उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइस मेंटेन करनी है, तो जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज है वो लेना चाहिए। आज मैं एक और चीज़ नया डेवलपमेंट बताऊँ आपको कि राइस ब्रान है, माइनर ऑयल से, कॉटन सीड है, उसमें भी काफ़ी हम बना सकते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल है, उससे भी 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा ऑयल मिल सकता है विद इन नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स या। तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि अपना रिसोर्सेज है उसका पूरा यूटिलाइज करे, और बाद में हम इंपोर्ट पे ध्यान दें। आज इंपोर्ट का क्या हो रहा है, लास्ट ईयर भी इंपोर्ट 140 लाख टन, ये साल अभी तक का जून तक का जो मेरा डेटा है, मई तक का, उसमें दिखा रहा है कि 18% अप हुआ है। और अभी जून महीने में जो प्रोविजनल डेटा आ रहा है कि कम से कम 13 लाख टन इंपोर्ट हो रहा है, तो काफ़ी दैट विल ऑल्सो ब्रिंग ए प्रेशर ऑन द प्राइस। थोड़ा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर हम प्राइस पे चेकमेट करना है तो अवेलेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जून में इंपोर्ट अच्छा है, साथ में अपने डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है, डोमेस्टिक उसको भी क्रसिंग बढ़ाइए, तो अगर सप्लाई ठीक रहेगा तो प्राइस चेकमेट रहेगी। नहीं तो डोमेस्टिक सप्लाई ठीक नहीं है तो यू आर डिपेंड ऑन द इंटरसेप्ट प्राइस। इंटर प्राइस अब जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके वजह से आपकी प्राइस बढ़ेगी। ओके मेहता जी, एक और सवाल मैं आपसे ही करूंगा। आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर, लेकिन सरकार तो लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो एक पैरिटी के हिसाब से उन्होंने कम किया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप लोग ने काफ़ी वकालत भी की थी, मुझे याद भी है कि 56-58% के इंपोर्ट को घटाकर अगले 3 सालों में 36% तक किया जाएगा। वो जुमला बैक सीटेड आपको नहीं लग रहा है कि डीप सीटेड अब हो गया है, उस पर अब फोकस कम हो गया है? किसानों के लिए काम कम, कंज्यूमर्स पर फोकस ज़्यादा है। हालांकि किसान और कंज्यूमर्स दोनों हैं, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी पीछे हटता नहीं दिख रहा है वो मुद्दा। देखिए, मैंने पहले भी बताया, वी आर पैम्परिंग टू मच कंज्यूमर्स है, ज़्यादा कंज्यूमर पैम्पर करने के, खासकर अर्बन कंज्यूमर को ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, और उसके वजह से आज भाव में ये हो रहा है। अब किसान का को भी देखो, किसान को सही दाम मिल रहा है नहीं। आज MSP के नीचे आपका मस्टर्ड जा रहा है। जब ये सोइंग का टाइम था अक्टूबर नवंबर, तभी 7,000 से 7,500 रुपये थे, और आज कहाँ है 5,000 के करीब है, और किसान के घर में तो 4,700 आ रहा है कि दाम ही सारा कट हो जाती है। और अभी जो प्रेशर बना है, और एक चीज़ हो तो बताऊँ, आज किसान बेचने को नहीं चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि हमको काफ़ी कम दाम मिल रहा है। इंडस्ट्री लो प्राइस में लेने के बाद डिसपैरिटी में है, तो इंडस्ट्री क्रसिंग नहीं करना चाहती है, तो दोनों का बैलेंस करना जरूरी है ताकि क्रसिंग चले, किसान को सही दाम मिले। सर आप एसोसिएशन की तरफ से क्या कर रहे हैं? फिर एसोसिएशन की तरफ से सरकार तक इस बात को आप पहुंचा क्यों नहीं पा रहे हैं, या सरकार क्यों तैयार नहीं है, आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सरकार के तरफ हम सरकार को बार बार बता रहे हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। अल्टीमेटली सरकार का एक है, वो 360 डिग्री पे देख रहे हैं, अपना दूसरा एंगल से भी देख रहे हैं कि भाई प्राइस चेक में रखना चाहिए, वो एक गवर्नमेंट का है। हमारा तरफ से तो पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को हम रेगुलर देते हैं कि ग्राउंड लेवल में क्या है। ऑल्सो वी हैड सजेस्टेड कि अगर प्राइस स्टेबलाइज करना है मस्टर्ड का, तो आप नाफेड को एक्टिव कीजिए, 15-20 लाख टन नाफेड बाई कर ले तो एक सप्लाई में ठीक रहेगा। और अभी एलनो का जो डर है, अगर सब बारिश कम हुई या तो ज़्यादा हुई और अपनी क्रॉप कम हुई, तभी आपके भाव फिर से ऊपर जाएंगे। तभी अगर आपके पास 20-25 लाख टन मस्टर्ड पड़ा है, रिलीज इन द मार्केट सो दैट मार्केट प्राइस कैन बी स्टेबलाइज। और ये बफर स्टॉक भी बन रहा है इनडायरेक्टली। आपके पास बफर स्टॉक है 20-25 लाख टन, आज से 15 साल पहले किया था
40 लाख टन तक मस्टर्ड सीड नाफेड ने लिया था। तो ऐसा ही करना चाहिए। चतुर्वेदी जी, अब आपसे मेरा सवाल है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी का लेवल है, आपको लग रहा है कि ये सही है किसानों के हिसाब से, अगर आप सोचे तो? नहीं, मैं नहीं सोचता कि ये सही है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ जो मेहता जी बात कर रहे थे उसमें और शेयर करना चाहूँगा कि आज से 3 साल पहले मस्टर्ड का हिंदुस्तान में प्रोडक्शन 70 से 80 लाख टन होता था केवल। उस समय हम लोगों को लगता था कि 100 लाख टन का आंकड़ा पता नहीं कभी छू पाएंगे कि नहीं छू पाएंगे। पिछले 2-3 सालों में बाज़ारों में तेज़ी आई और किसान हम लोगों से ज़्यादा सियाना है। आज देखिए मस्टर्ड का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में जो पहले 70-80 लाख होता था, आज 120-125 लाख टन हो गया। अगर खुदा न खास्ता हम लोग तेलों के दाम बहुत ज़्यादा नीचे रखते तो क्या होता कि इसको तो कोई इंटरेस्ट रहता नहीं, तो हम लोगों का इंपोर्ट जो आज 14 लाख टन या 14.5 लाख टन के आसपास है, मिलियन टन, वो कुछ नहीं तो 18 से 20 मिलियन टन हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते। बिल्कुल सही बात। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी कि बाज़ार जो हिंदुस्तान में ऑयल का जो है वो थोड़ा ऊंचा रहे। जैसा मेहता जी बोल रहे थे ना, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्बन कंज्यूमर जिसकी आवाज़ ज़्यादा है, वो टीवी पे भी ज़्यादा बोल सकता है, अखबारों में भी ज़्यादा बोल सकता है, उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है और तेलों के दाम को घटा के रखा है कि तेलों में इन्फ्लेशन कुछ है ही नहीं। तो उससे ऑयल सीड का प्रोडक्शन आपका रकबा नहीं बढ़ा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि तेलों के दाम थोड़े अपने को ऊपर रखने चाहिए। एटलीस्ट 100 रुपये का तो ऊपर रहना ही चाहिए बाज़ार। बिल्कुल तो नीचे में 80 रुपये के आसपास का लेवल आ गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ड्यूटी बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा तो ये मानना ये है कि अगर हिंदुस्तान में ड्यूटी बढ़ती है तो उसका 60% इफ़ेक्ट होता है बाहर, वहाँ बाज़ार उतना दब जाता है, और 40% इफ़ेक्ट होता है हिंदुस्तान में। तो अगर मान लीजिए 10 रुपये ड्यूटी बढ़ती है तो 6 रुपये वहाँ बाज़ार घट जाते हैं, 4 रुपये केवल यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये तो सबका फ़ायदा है इसमें, और रेवेन्यू भी मिलती है गवर्नमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर, लेकिन महंगाई की चिंता जिस तरह की है, एल नीनो को लेकर हम देख ही रहे हैं, और मॉनसून की लेट शुरुआत हुई, हालांकि अब धीरे धीरे जो डेफिसिट थी वो कम भी हो रही है। क्या लग रहा है आगे का जो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन वगैरह के जो अनुमान आ रहे हैं, वो एस्टिमेट्स किस तरह के हैं? ग्राउंड नट्स को लेकर क्या आ रहे हैं? नहीं, जहाँ तक ग्राउंड नट का सवाल है, एकरेज काफ़ी बड़ा है क्योंकि ग्राउंड नट कंफर्टेबल रहा है। ये साल का जो अभी मैं गुजरात का डेटा देख रहा, 30% एकरेज बढ़ा है गुजरात में, विच इज़ अ मेजर ग्राउंड नट स्टेट है। तो मगर सोयाबीन में अभी तक जो बारिश इतनी चाहिए इतनी नहीं हुई है। हो सकता है एमपी में और राजस्थान में सोइंग है, महाराष्ट्र में जैसे मराठावाड़ा वो साइड में बारिश काफ़ी कम है, वहाँ सोइंग भी नहीं हुआ है। तो ये सब, और किसान को भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई सोयाबीन करे या दूसरा करे। पल्सिस के दाम ऊपर गए हैं, दे कॉम्पीट विद ईच अदर, तो हो सकता है सोयाबीन की जगह पल्सिस में चला जाए। दैट्स वन पार्ट। दूसरा, जो प्राइस आज नहीं मिली है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो किसान भी जो एक 2 बीघा 10 बीघा 25 बीघा छोटा, उसको भी 2 पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो स्विच और कर लेगा। जरूरी नहीं कि वो सोयाबीन ही करेगा, उसके बाद दूसरी चॉइस है तो करेगा ही, दूसरे चला जाएगा। ओके सर, एक और सोयाबीन और मस्टर्ड के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा हम अगर खाने के तेल का उत्पादन करते हैं वो कॉटन सीड ऑयल को लेकर आप लोग एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं औरंगाबाद में। क्या लग रहा है, क्या एक बड़ा पोटेंशियल वाला मार्केट है? जितना बड़ा मार्केट है उसके बाई प्रोडक्ट्स भी कई सारे हैं, उसके बाद भी हम उस मार्केट को नहीं भुना पा रहे हैं। मेहता जी, क्या लग रहा है आपको, कैसे हम इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? क्या पोटेंशियल है इसको बढ़ाने का? नहीं, आई मस्ट से कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है। जब से 2008 में जीएम आया तब से एक स्टेडी क्रॉप बना। जब भी जीएम नहीं था तभी हमारा क्रॉप था कि 200 से 240 लाख बेल थे। आज 340 से 350 लाख बेल की प्रोडक्शन है, और उसकी वजह से आज कम से कम 120 लाख टन आपको कॉटन सीड मिल रहा है, और कम से 11 से 12 लाख टन तेल मिल रहा है, और उसका पोटेंशियल 18%। अगर हम कॉटन सीड को साइंटिफिक वे से प्रोसेस करें तो 18% रिकवरी है। पर अभी जो नॉर्मल जो ऑयल मिल प्रोसेस करता है तो 10 से 11% रिकवरी है। तो हमारा फोकस एक ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन सीड साइंटिफिक प्रोसेस हो ताकि वहाँ से ज़्यादा रिकवरी हो। जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 7 और 8 जुलाई को औरंगाबाद में, जो मराठावाड़ा में है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया है
कॉटन का, वहाँ करना फोकस यही है कि भाई उनको, किसान को, कॉटन मिल को, सबको एग्जीक्यूट करना है कि भाई इसका पोटेंशियल कैसे एक्सप्लोर करें। आज हम 11-12 लाख टन है, उसमें 6 लाख कॉटन सीड ऑयल तो गुजरात खाते हैं जैसे कंज्यूमर पैक पे, बाकी जो जा रहा है वो सब इंडस्ट्री में जाता है बिकॉज ऑफ द गुड फ्राइंग प्रॉपर्टी। आज सबसे बड़ी अगर फ्राइंग प्रॉपर्टी अगर बोले तो कॉटन सीड ऑयल की है। कॉटन सीड ऑयल में अगर कोई भी चीज़ बनाई हुई है तो 1 महीने तक आपकी ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल। तो वो हम एज्यूट करना चाहते हैं कि भाई कॉटन सीड ऑयल अच्छे है। आज गुजरात में जैसा है बाकी के स्टेटों में नहीं खाया जाता है, महाराष्ट्र में पैदा होता है पर खाया नहीं जाता है, वो सारा गुजरात में जा रहा है, या तो इंडस्ट्री यूज़ में जाते हैं, हल्दीराम में वो सब कॉटन सीड ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो एजुकेट करके इट शुड एंटर टू किचन। आज जो गुजरात में जो गया, गुजरात में जैसे एक ब्रांड है तिरुपति, 6 लाख में 3.5 लाख टन एक तिरुपति एक ही बनाता है, और इतना उसने मेहनत की, आज पॉपुलर कर दिया। अगर कॉटन सीड तो उसका श्रेय मैं तिरुपति वाले को देता हूँ, जिस वजह से पूरा गुजरात में आज कॉटन सीड वेरी वेल एक्सेप्टेड एज ए गुड कुकिंग ऑयल। ओके, आपसे भी चतुर्वेदी जी, आपसे भी मेरा एक सवाल होगा, क्या लग रहा है ये जो नॉन ट्रेडिशनल आमतौर पे कहे जाते हैं जिसमें राइस ब्रांड वगैरह और बाकी तेल में कितना पोटेंशियल है इंडिया के मार्केट में, कुल उत्पादन में इनका कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे कॉटन ऑयल की मेहता जी बात भी कर रहे थे, और कौन कौन से ऐसे तेल है जिनको लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिनका उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर? इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूं, मैं मेहता जी ने जो अभी ग्राउंडनट के बारे में बताया उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा। हम लोगों को ग्राउंडनट को एज एन ऑयल सीड नहीं ट्रीट करना चाहिए, मैं तो उसको ड्राई फ्रूट ट्रीट करता हूँ। आज देखिए, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आज 7 से 8 लाख टन कर्नल के रूप में हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, HPS जिसको बोलते हैं। सेकेंडली करीबन 20 लाख टन कर्नल्स हम लोगों के स्नैक्स में जाता है, और ड्राई फ्रूट्स में जैसे कि आप नमकीन में उसमें सब में यूज़ होता है। और हिंदुस्तान से 1.5 से 2 लाख टन तेल भी एक्सपोर्ट होता है ग्राउंडनट का, क्योंकि इसका दाम हिंदुस्तान में काफ़ी ऊंचा है और एक बाहर में इसकी पैरिटी लग जाती है। तो इस सब को देखते हुए मेरा मानना ये है कि ग्राउंडनट को हम लोग ऑयल सीड नहीं गिनना चाहिए, ड्राई फ्रूट में गिनना चाहिए, क्योंकि इसका ऑयल बहुत कम हिंदुस्तान में कंज्यूम हो रहा है। जहाँ तक सेकेंड आपका क्वेश्चन था, और ये क्या नाम नॉन ट्रेडिशनल ऑयल सीड्स का, मेरा ये मानना है कि जैसे ये राइस ब्रान हुआ या कॉटन हुआ, ये इन दोनों तेलों को हम लोग माइनर ऑयल्स गिनते हैं। मेरा ये मानना है कि इनको माइनर ऑयल्स की जगह अब मेजर ऑयल गिनना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में 10 लाख टन या 10 मिलियन टन हिंदुस्तान में डोमेस्टिक ऑयल पैदा होता है, तो बिटवीन राइस ब्रान एंड कॉटन ऑलमोस्ट 22 से 25% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ लीजिए 12 लाख टन के आसपास कॉटन और तकरीबन 1,10,000 टन या 10 लाख टन राइस ब्रान। तो ये दोनों तेल आज की तारीख में माइनर ऑयल नहीं रह गए हैं, मेजर ऑयल हो गए हैं। बट एक चीज़ जो मेहता जी बोल रहे थे, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ कि कॉटन और राइस ब्रान, जितनी राइस ब्रान में मेहनत की गई है पॉपुलराइज करने के लिए, उतनी मेहनत कॉटन में शायद नहीं हुई है। और इसको अगर किचन में पहुंचाना है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तेल तो बहुत अच्छा है, हेल्थ ग्राउंड्स पे भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह के कंट्रोल के लिए भी इसका इस्तेमाल में, अल्जाइमर जैसे डिजीज़ वगैरह में, और जैसा मेहता जी कह भी रहे थे कि 3-4 हफ्ते तक कॉटन ऑयल से फ्राई किए हुए सामान शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है तो इसकी। अगर उस तरह की अवेयरनेस अगर फैलाई जाए, ग्राउंड तक पहुंचाई जाओ, और आपका देसी ऑयल अगर यहाँ पर प्रमोट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली। सर, अब एक खबर ये भी आ रही है चतुर्वेदी जी, वो है मस्टर्ड और राइस ब्रान का जो एक्सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालने की। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही वक्त होगा क्या? नहीं, हम लोगों ने ये सब सुना है कि मस्टर्ड का एक्सट्रैक्शन और राइस ब्रान का एक्सट्रैक्शन की तरफ गवर्नमेंट शायद इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में प्लेस करने की सोच रही है। इससे दाम और नहीं गिरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप दोनों कह भी रहे हैं कि दाम MSP के काफ़ी नीचे है। मेरा तो मानना ये है कि ये बहुत अच्छा एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि मस्टर्ड का क्रशिंग और रुक जाएगी, और सिमिलरली राइस ब्रान ऑयल का भी प्रोडक्शन घट जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सुझाव तो नहीं है, बट गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो आज की तारीख में
दूध के दाम बढ़ गए हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल ये फीड का है। तो मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा रोल है उसका फीड का, कितने ये क्या नाम मिल्क के दाम बढ़ाने में। और मिल्क के दाम घटाने के लिए आप दूसरी इंडस्ट्री जैसे मस्टर्ड है या राइस ब्रान जिसकी कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, उसको आप तकलीफ़ में लाओ। मेरे को नहीं समझता कोई बहुत अच्छा एक्शन सर होगा। अब वक्त ज़्यादा नहीं है, फटाफट से आपसे दो सवाल और मुझे लेने हैं। एक थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ, जो आप पोटेंशियल की बात की, राइस ब्रान का पोटेंशियल 2 मिलियन टन 20 लाख टन का है। आज हम पैदा करते हैं 10 लाख टन, 10 लाख टन और पैदा कर सकते हैं राइस ब्रान से। कॉटन हम 12 लाख टन पैदा कर रहा है, 18 लैक्स और 6 लाख टन पैदा कर सकते हैं कॉटन से। तो आपको और 15 लाख टन तेल राइस ब्रान और कॉटन दे सकता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माइनर ऑयल सीड्स जो ट्रीबल ऑयल सीड्स है, जैसे मैंगो, धुपा, कोकम, साल, उससे भी कम से आधा में 5 लाख टन तेल पैदा कर सकते हैं। ये ऑलरेडी रिसोर्सेज है अपने पास, उसको खाली उसको प्रोसेस तक लाना है। ओके, यानी जो आपके ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो इंटरनेशनल पार्टनर्स, अगर उनको खुश नहीं रख के अगर यहीं पे अगर आप सोर्सेस अपने अगर तलाश जो अपना लें, है उसको तो क्यों काफी एक्सप्लोर करें? डिपेंडेंसी जो 58 से 36 की बात कर रहे थे, तो इस के जरिए भी हो सकती है। सर अब एक सवाल करते, वायदा बाजार में जिस तरह से बैन लगाए गए थे खाने के तेल को लेकर, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर से लेके इतने बड़े हम मार्केट है, उसके बाद भी बैन लगाए गए थे। लेकिन हाल में अब ग्राउंडनट का एक नया फ्यूचर्स अब लॉन्च हुआ है। क्या लग रहा है ये बाकी खाने के तेल के फ्यूचर्स की कमी पूरी कर सकता है हेजिंग के लिए? क्योंकि एक प्राइस इंडिकेटिव के तौर पर एक बेंचमार्क तो आपके पास आ गया है। नहीं, पहले तो मस्टर्ड और जो सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर बंद है, हम चाहते नहीं है कि भाई बैन हो, क्योंकि आज प्राइस डिस्कवरी है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे किसान हो। आज मेरे को एक्सपोर्ट करना है, इसलिए सोयाबीन मिल 3 महीने के बाद में मेरा शिपमेंट है, तो मैं आज सोयाबीन कहाँ कर दूँ? तो हाउ डू आई कोट इन द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट? बिल्कुल, तो वो जरूरी है कि भाई हाँ, कुछ कमियां रह गई है, उसको सुधारनी चाहिए, रादर देन टोटली बैन करना चाहिए। बिल्कुल, बैन की बजाय जो कमियां हैं वो दिक्कत करे। प्राइस डिस्कवरी, जितने तमाम तरह के रिस्क होते हैं, वो रिस्क आपको अगर कम करना है, वो रिस्क को अगर करना है, हेज करना है आपको, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर्स में अगर माल भी खरीदना है, आप कारोबारी भी है, तो आप तो चाहेंगे ना कि माल के दाम अगर बढ़ गए तो क्या होगा। तो फ्यूचर्स के भाव को आप लॉक करना चाहेंगे, तो कहां लॉक करेंगे? किसान है तो गिरने के है, माल है आपके पास तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चिंता है, इस पर आप कुछ कहना चाहते? 30 सेकंड में कीजिए। अगर किसान के पास हेजिंग की मैकेनिज्म होती वाया एफपीओ या कुछ भी बिल्कुल मस्टर्ड की, तो उसने 65 और 70 रुपए में हेज कर दिया होता, तो आज जो उसको बेचारे को मार पड़ रही कि 47 रुपए का बाजार हो गया है, वो उसको नहीं मार पड़ती। इतना बड़ा किसान अगर सर, तब दोनों दिक्कतें खत्म हो जाती है आपको। आपको फोकस भी नहीं करना पड़ता, कंज्यूमर्स को भी सस्ता माल देते और किसान भी नाराज नहीं होते। किसान एपीओज के जरिए करते। और ये जो हम लोग सोचते हैं कि ना इसके कारण बाजार तेज होते हैं, ये बड़ी गलत फहमी है। नहीं, वो दिक्कतें को दूर कीजिए। अगर कोई अगर गलत कर रहा है, उसमें सट्टेबाजी कर रहा है, तो उसको ठीक कीजिए। इसकी वजह से आप जो टूल्स है, जो टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने की बजाय आप 2 कदम पीछे क्यों आ रहे हैं? कमोडिटी मार्केट के ऑर्डरली डेवलपमेंट के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब सर एक बात अब करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी का जो डिफरेंस है, चलिए क्रूड पाम तेल में या क्रूड सोया तेल में अगर कम है तो ठीक है, लेकिन हम रिफाइंड में भी क्यों कम कर रहे हैं? वहीं से रिफाइंड मंगाने के लिए क्या जरूरत है सर? चतुर्वेदी जी सबसे पहले आप, फिर उनसे भी 30 सेकंड। नहीं, देखिए, सोया और सनफ्लावर रिफाइंड तो हिंदुस्तान में आता नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी सही स्टेबल नहीं रह सकती है। पर जो हम लोगों को मार पड़ती है वो पामोलीन से पड़ती है। पामोलीन जो है वो हिंदुस्तान में जो उसका डिफरेंशियल को श्रिंक कर दिया है, उससे पामोलीन का देखिए इंपोर्ट हिंदुस्तान में बेइंतहा बढ़ रहा है। उसका क्या खामियाजा है कि अपने यहाँ की खुद की जो रिफाइनरीज हैं, पाम रिफाइनरीज, वो बेचारी 30-35% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही हैं, और ड्यूटी कम करके हम लोगों ने इंडोनेशिया और मलेशिया की रिफाइनरीज को बढ़ावा दिया है, अपने खुद के रिफाइनरीज के को तकलीफ में डाल के। और मैं तो समझता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्लोगन है मेक इन इंडिया, ये एक्शन उसके खिलाफ ही है। बिल्कुल सही, मेक इन इंडोनेशिया और मलेशिया हो रहा है। सर आप क्या कहेंगे, ड्यूटी डिफरेंस पे सी क्या कर रही है? नहीं, हमने तो काफ़ी रिप्रेजेंट किया, बार बार रिप्रेजेंट किया है, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर आज देखिए, आज आरबीडी होल्डिंग, अगर मेरे को यहाँ लैंडेड कॉस्ट इज चीपर देन सीपीओ, वाई शुड आई इंपोर्ट सीपीओ?
तो मैं आरबीडी ऑल इन ला के सीधा पैक क्यों नहीं करूँ? और ऐसे ही हो रहा है। आज मोस्ट ऑफ द रिफाइनिंग इंडस्ट्री अपना रिफाइनिंग यूनिट बंद करके पैकर बन गए हैं। ओके और कैपेसिटी प्राइस जो 50-60% थी अभी 30-35% आ गया, क्योंकि आरबीडी ऑल इन आ रहा है। पहले तो 5-10% आ रहा था, अभी 30% तक आरबीडी ऑल इन है सीपीओ में से। बिल्कुल, कम से कम रिफाइंड तो सस्ता, कम से कम रिफाइंड तो महंगा करना चाहिए। क्रूड पाम तेल या क्रूड सोया बाकी चीजें आ रही हैं तो ठीक है। चलिए फटाफट से 10-10 सेकंड का जवाब लूंगा। आपको क्या लग रहा है आने वाले 1 महीने में कौन से तेल के दाम मेहता जी ज्यादा बढ़ने वाले हैं? बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा है। देखिए मार्केट तेज है, थोड़ा साइडलाइन भी चलेगी, मगर थोड़े मार्केट ऊपर जाने की पूरी संभावना है। आई कैन नॉट क्वान्टिफाई कि भाई यही तेल ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, पर मार्केट अभी तेज दिख रही है, क्योंकि जो इंटरेस्ट मार्केट है, क्योंकि वो अपने डिपेंडेंस इंटरेस्ट मार्केट पे, इसके वजह से। ओके, यानी जो सस्ते दिन थे अब बहुत ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। हालांकि बहुत महंगाई भी नहीं आएगी, इनका कहना है कि यहाँ से हल्की तेजी आ सकती है। आपको क्या लग सकता है कौन कौन से ऐसे तेल है जो यहाँ से महंगे हो सकते हैं? आपका अनुमान? देखिए हिंदुस्तान प्राइस टेकर है। हिंदुस्तान बाहर में अगर जिस भी तेलों के दाम बढ़ेंगे, तो हमें प्राइस टेकर के तौर पे किन खाने के तेल, महंगे तेल के लिए तैयार देखिए आप पाम हुआ या सनफ्लावर हुआ या सोया हुआ, ये तीनों तेल का लेवल जो आज का लेवल है इससे थोड़ा ऊपर उठ सकता है। और अगर एल नीनो थोड़ा और ज़्यादा फैला, जिसका कि डर ऑलरेडी हो रहा है, तो ये बाज़ार और थोड़े गर्म रह सकते हैं। परसेंटेज टर्म एक बॉलवाक फिगर चतुर्वेदी जी? इस लेवल से देखिए 3-4 दिनों में मैं देखा हूँ कि $101 तो बढ़ गया बाज़ार। अगर $100 और भी बढ़ जाए अगले 5-10 दिनों में, तो मैं बहुत ज़्यादा ताज्जुब नहीं होगा मेरे को। ओके, मतलब यहाँ से अब सस्ते दिन तो नहीं रहने वाले हैं, इसी आसपास में यहाँ से ऊपर ही भाव आपको आगे दिखेंगे। यानी जो महंगाई पर सरकार का फोकस है, जो प्रीएम्प्टिव तैयारी जो सरकार कर रही है वो बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि मॉनसून तो चिंता है ही, बाकी खाने की चीज़ें की भी महंगाई बढ़ ही रही है। इस वजह से सरकार इस तरह के एक्शन ले रही है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, मेहता जी, चतुर्वेदी जी, और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।